हेलो। अंतिम दिन आपको याद होगा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि अगर वर्ब के फॉर्म को डिसाइड करना हो तो आपको कि वहां पे एक्टिव लगेगा कि पैसिव लगेगा। तो वर्ब के पहली शर्त थी कि वर्ब के कैरेक्टरिस्टिक को जानना था, क्योंकि ट्रांजिटिव होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब है वो। मैंने उसके लिए आपको बताया था कि अगर जिस वर्ब के बाद हु और व्हाट और हुम का की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब भी एक्टिव या पैसिव दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंट्रांजिटिव हमेशा एक्टिव में होता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, और उन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी को आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी अगर आप देखो तो मैंने आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसके एक्टिव को होने का मतलब कि उस सेंटेंस में डूअर भी होगा और उसका एक ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए सेंटेंस में। और अगर उसको पैसिव में रखना तब पड़ेगा जब उसका डूअर वहां उस सेंटेंस में नहीं होगा। अब मैं अगर आपको एक सेंटेंस दूं, आप जरा समझें। मैंने एक एक सब्जेक्ट रखा, एक वर्ब डाला, ट्रांजिटिव वर्ब, और मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने दो रिफ्लेक्शंस, पहला ये कि आपके अनुसार राम डूअर होना चाहिए जो पेन देगा, या दूसरा रिफ्लेक्शन कि जरा सोचो कि क्या राम ने पेन दिया मीनिंगफुल सेंटेंस है, राम यहां डूअर है या ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो वो बिना ऑब्जेक्ट के एक्टिव में नहीं रह सकता, डूअर भी होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। अब आप इस वर्ब के कैटेगरी को देखो कि अगर मैंने कोई सेंटेंस बोला कि राम ने पेन दिया, तो अभी भी आपकी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो रही है। किसको दिया, ये जानने की आपको जरूरत होती है, ये आपको जानने की जरूरत महसूस हो रही है अभी। और अगर ये महसूस हो रही है तो इसका मतलब कि इस वर्ब के कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मैं ट्रांजिटिव वर्ब के अलग अलग कैटेगरीज की बात कर रहा हूं। वो आपको उन कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन वो नॉर्मल वर्ब के एक्सेप्शनल केसेस में हैं, वो एक्सेप्शंस में आएंगे। और जब तक आप उनको ध्यान में नहीं रखो तब तक आप शायद अपने पूरे वॉइस के चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, समझना मुश्किल होएगा। अब आप ध्यान दो कि एक ऑब्जेक्ट भी है आपके हिसाब से, एक डूअर भी है, तभी वर्ब तुम्हारा तभी सेंटेंस अधूरा लग रहा है। कारण यह है कि इंग्लिश में एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। मतलब इस वर्ब के बाद, इस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एक से अधिक ऑब्जेक्ट आएंगे। मतलब अगर इस वर्ब को एक्टिव में यूज करना है, इस कैटेगरी के वर्ब को, तो आपको एक डूअर रखना होगा, उसके बाद इस वर्ब को डालना होगा, उसके बाद एक व्हाट भी रखना होगा, और प्लस हुम भी रखना होगा। दोनों रखोगे तभी ये वर्ब, हुम का मतलब पर्सन और व्हाट का मतलब वो थिंग, तब ये वर्ब एक्टिव में बनेगा। और होता क्या है कि आपका, जानते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब में जब डूअर ही गायब होता है तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम डूअर के जगह पे रख देते हैं, और चूंकि वो पर्सन है तो आपको नजर आएगा डूअर, जैसे यहां पे लगा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि समारोह में, इन द फंक्शन, राम ने प्राइज दिया, किसको दिया ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको जानने का मन करेगा। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि समारोह में राम को प्राइज मिला, तो शायद आपको यह सेंटेंस ठीक लगेगा। यहां पे राम, आप ध्यान दो, डूअर नहीं है, ऑब्जेक्ट है। राम को पेन मिला, क्योंकि अगर मैं सेंटेंस लिखता राम गिव अ पेन टू मी, तब ये सेंटेंस आपको ये पूरा लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा। अदरवाइज राम ने पेन दिया ये अधूरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि राम डूअर नहीं है। और इस कैटेगरी के वर्ब आपको व्हाट भी लेते हैं और हुम भी लेते हैं। और होता क्या है कि इस कैटेगरी का दो स्ट्रक्चर होता है। आप अगर इसको एक्टिव में रखना चाहते हो, अगर इसको एक्टिव में रखना चाहते हो तो आप यहां पे डूअर रखोगे,
फिर इस डाइट ट्रांजिटिव वर्ब को रखोगे, उसके बाद आप व्हाट रखोगे, मतलब वस्तु जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उसके बाद आप प्रीपोजिशन लगाओगे टू या फॉर, और उसके बाद रखोगे किसको, जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब जैसे इस सेंटेंस को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। राम गिव अ पेन टू मी, ये तुम्हारे इस स्ट्रक्चर पे है। एक और स्ट्रक्चर होता है कि आप डूअर रखो, इसी स्ट्रक्चर को दो तरीके से लिखा जाता है। एक वर्ब रखो, उसके बाद आप होम डालो, और उसके बाद व्हाट रखो, किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं इस सेंटेंस को लिखूं, राम गिव मी अ पेन, व्हाट यहां आ गया, मी यहां आ गया, और ऐसे यूज किया जाता है। जब आप व्हाट को यहां रखोगे तो यहां पे टू या फॉर लगेगा, और फॉर वाले में हिंदी मीडियम के लड़कों को दिक्कत होती है। जैसे मैं तुमको अगर सेंटेंस लिखूं, आई विल बाई अ गिफ्ट, व्हाट हो गया, फॉर यू। अभी यहां टू नहीं लगेगा, हुम यहां हो गया। ये तुम्हारा ये स्ट्रक्चर इस पे एकदम फिट हो रहा है। व्हाट लगा, फॉर लगाया, उसके बाद हुम लगाया। तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, आई विल बाई यू अ गिफ्ट, हम ऐसे डाल सकते हैं। और शायद जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, इंग्लिश यूजिंग कैटेगरी वाले लोग इसी को इसको इसको प्रॉपर लैंग्वेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ठीक है, बट ये बहुत पढ़ा लिखा टाइप का नहीं है। जबकि हमारे यहां ये अच्छा लगेगा और ये बड़ा अननेचुरल लगेगा, क्योंकि हम यहीं पर रुक जाएंगे, आई विल बाई यू, मैं तुमको खरीद लूंगा, इस टाइप से। जबकि आपका ये इसी सेंटेंस का वही स्ट्रक्चर है। आपको टू वाले में कभी दिक्कत नहीं लगती, लेकिन फॉर वाले में दिक्कत होती है। ठीक है, इस डाइट ट्रांजिटिव को और आप फॉर वाले पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इन 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 ये सारे शब्द बहुत सारे नहीं हैं, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स तो तुम्हारे फिट होंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव वर्ब में कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिनके बारे में कंससली दिमाग में उनको रखना बहुत जरूरी है, जिसका एक कैटेगरी है डाइट ट्रांजिटिव वर्ब। और जिन शब्दों को आपको हैंडल करना है वो सारे शब्द यहां हैं। देखो, आस्क, बुक, और ये सारे वर्ब हैं, इसलिए बुक का मतलब यहां किताब नहीं है। अब अगर मैं लिखूं आई विल बुक यू अ टिकट, तो शायद ये पढ़ने में आपको उतना नॉर्मल नहीं लगे, कारण आपके हिंदी का ट्रांसलेशन है। उतना नॉर्मल नहीं लगे जितना नॉर्मल लगेगा आई विल बुक अ टिकट फॉर यू, ये आपको ज्यादा नॉर्मल लगेगा। एक और, आई विल कुक यू मैगी, मैंने सेंटेंस बना दिया मैगी। ये आपको अगर नॉर्मल बोलो आई विल कुक मैगी फॉर यू, तो ये तुमको नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये तुमको अटपटा लगेगा। इसीलिए मेरा एक एडवाइस है कि आप इन वर्ड्स को एक बार ही, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा बनाने में। और तुम अगर इसको अपने मन में एक बार, जरूरी नहीं कॉपी निकाल के बैठे उसको लिखें, तुम बस जैसे मैं बनाता जा रहा हूं वैसे ही आप बना लो ना। कीप देखो, आई कीप यू अ पीस ऑफ केक,
अब इसको तुम फॉर लगा के देखो, बहुत नेचुरल लगेगा। जरूरी नहीं है कि सब में फॉर ही लगे। जैसे आई विल टेल अ स्टोरी टू यू, टू वाले में कोई दिक्कत नहीं लगती है, फॉर वाले में दिक्कत लगेगी। देखो ये तुमको नॉर्मल लगेगा, आई विल राइट यू अ लेटर, ठीक लगेगा तुमको पढ़ने में। सो टू वाले को अगर तुम दूसरे स्ट्रक्चर में लिखो तो तुमको दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन फॉर वाले को दूसरे स्ट्रक्चर में लिखो तो अभी मेरा बोलने का मतलब यही है कि चूंकि वर्ड पता लग रहा है, इसीलिए कुछ सेंटेंसेज आप खुद से बना लें। इससे आपको एक चीज होगा कि आपको फॉर वाले स्ट्रक्चर को दूसरे में यूज करने में आराम लगेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब इसको थोड़ा लंबा करते हैं। द पीएम लॉन्च्ड, अब जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारे बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं। देखो ये सेंटेंस कितना अच्छा बना है, द पीएम लॉन्च द पीपल ऑफ द कंट्री अ वेलफेयर स्कीम। अगर इसको पलट के देखो, द पीएम लॉन्च्ड अ वेलफेयर स्कीम फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। अब इसमें होगा क्या कि अगर इन डाइट ट्रांजिटिव वर्ब्स में करता क्या है कि चूंकि दो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है एक्टिव बनने के लिए, इनको एक्टिव बनाने के लिए दो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा कि आपको ऑब्जेक्ट का जो जगह, जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक पर्सन ही होता है और तुम्हारा डूअर भी एक पर्सन ही होता है। तो वो ऑब्जेक्ट को अगर यहां पे रख देगा तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि ये डूअर है, बट अगर वो डाइट ट्रांजिटिव वर्ब है तो डिपेंड करेगा कि, तो फिर तुम अगर मीनिंग निकालोगे ना तो वो अधूरा लगेगा, लगेगा समथिंग इज मिसिंग। और ये कैरेक्टर कि तुम्हारा वर्ब सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और तभी वर्ब पैसिव में जा रहा है, उस वो कारण ये है कि इस कैटेगरी के वर्ब के साथ हमेशा दो ऑब्जेक्ट आएंगे तभी वो एक्टिव होगा। अगर डूअर गायब है तो एक ऑब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट की जगह पे मिल जाता है। इसके अलावे आपके पास एक इंटरेस्टिंग है जिसको मैं विस्तार से आपको अगले क्लास में जिसको मैं बताऊंगा, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। जैसे अगर मैं लिखूं एक एक वर्ब कैटेगरी, तुम ध्यान दो इस सेंटेंस में, तुम इस वर्ड के मीनिंग को जरा समझो। ऊपर वाले में अगर मैं हिंदी की जाऊं, हिंदी का हेल्प लूं क्योंकि उससे समझने में आसानी होगी। पानी उबल रहा है, जबकि तुम्हें मिल्क को पीने के पहले उबालना चाहिए। मतलब बॉयल का दो मीनिंग होता है, एक उबलना और दूसरा उबालना। अब जरा सोचो कि क्या इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, पानी उबल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है, गाड़ी पीछे आ रही है, बैक हो रही है, क्या इनमें ऑब्जेक्ट भी डाला जा सकता है? सिंपली नो, क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इस मीनिंग में इनट्रांजिटिव है। और चूंकि ये इनट्रांजिटिव हैं, ये हमेशा एक्टिव में बनेंगे और इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये इनट्रांजिटिव हैं। जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा, सॉरी डूअर नहीं, जो उबलेगा वो सब्जेक्ट होगा। इस कैटेगरी के भाव का क्या है? और इसका एक मीनिंग है ट्रांजिटिव का, जो पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा। कौन उबालेगा? यू। क्या उबालेगा? मिल्क। तो हु भी रहेगा, व्हाट या हुम भी रहेगा इस मीनिंग में। मतलब सिंगल वर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर यूसेज एंड मीनिंग, दे हैव गॉट टू एस्पेक्ट्स, वन एस्पेक्ट इज इंट्रांजिटिव, अनदर इज ट्रांजिटिव। एक एस्पेक्ट ट्रांजिटिव का है और एक एस्पेक्ट इंट्रांजिटिव का है। अब अगर आपको इस, जैसे कुक, राइस हैज कुक्ड वेल, चावल अच्छे से पका है, एंड मदर हैज कुक्ड द राइस, मां ने चावल पकाया है। एक में पकना और एक में पकाना।
इस वर्ब को, इस कैटेगरी के वर्ब को जिनके दो अर्थ होते हैं, जिनका एक मीनिंग हमेशा एक्टिव में होगा और इसको एक्टिव में या पैसिव में डालने के लिए वही थियरी कि डूअर है, ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव, क्योंकि ये डाई ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है, डूअर है तो एक्टिव, और अगर डूअर गायब है, उबालने वाला गायब है तो पैसिव। अब अगर इसको मैं चेंज करना चाहूं, मिल्क शुड बी बॉइल्ड हो सकता है, अगर मैं इसको पैसिव में लिखना चाहूं तो मैं मिल्क को यहां ले देता हूं एंड मिल्क शुड बी बॉइल्ड, जबकि ये इसका पैसिव नहीं बनेगा और वर्ब एक ही है। तो आपका एक कैटेगरी होता है जिसमें अलग अलग दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग इंट्रांजिटिव और एक मीनिंग ट्रांजिटिव। अब उसमें कौन से मीनिंग का यूज हुआ है सेंटेंस में, वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे डिसाइड कीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली उसका वॉइस डिसाइड करना होगा। देखो ये सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स अगर आप जब समझ जाओगे, ये एक्सेप्शनल केसेज हैं, इनका भी लॉट बहुत बड़ा नहीं है। इन वर्ब्स को कहा जाता है अर्गेटिव वर्ब्स, जिनके दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग ट्रांजिटिव और एक मीनिंग इंट्रांजिटिव, उनको हम लोग अर्गेटिव वर्ब बोलते हैं। और अर्गेटिव वर्ब का भी एक लिस्ट होगा जैसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब का था। आई होप कि आपके वॉइस में और भी अब थोड़ा सा और अप उसका लेवल जा रहा है, क्लैरिटी और आई होगी। मैं अगले वीडियोस में इनके सारे एस्पेक्ट को डील कर लेता हूं और तब हम लोग एक प्रैक्टिस का क्लास रखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस को आपसे प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो फिर आपका वॉइस जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव नहीं है, जो सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाला है, उसको हम लोग को डिसाइड कर लेना होगा एंड तब फिर वॉइस का आपका कंट्रोल बहुत अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।